रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिंदिया अपने लंबे घने बालों को बिना बांधे किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी माँ अनीता किचन में आके देखती है कि बिंदिया खुले बालों के साथ खाना बना रही है। तभी वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, अरे ओ नालायक, अपनी नागिन से जुल्फों को कभी बांध भी लिया कर। तेरा एक आधा बाल खाने में चला गया तो। ओहो माँ, मेरे बाल झड़ते होते तो इतने घने ना होते और मैं तो किचन में ऐसे ही काम करूँगी। बस तुझे तो काम न करने का बहाना चाहिए। हाय हाय, तेरे खुले बालों को देखकर तो मुझे गर्मी लग रही है। अरे नाच पिटी, ध्यान कहाँ है तेरा? देख, दाल जल गई। अरे माँ, मेरे घने बालों को देखकर तो पूरा मोहल्ला जलता है, ये तो बस दाल थी। बस कर ओ जुल्फों वाली देवी, जा तू अपनी जुल्फे सवार, खाना मैं बना लूंगी। सारी दाल का सत्यानाश कर दिया, निकल अब यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ ना। तभी बिंदिया अपने जुल्फों को झटकते हुए किचन से बाहर चली जाती है। बिंदिया को अपने काले बालों से जितना प्यार था, उससे भी ज्यादा उसे अपने लंबे घने बालों पर घमंड था, जिसके कारण वो अपने बाल ज्यादातर खुले ही रखती। ऐसे ही एक दिन वो शीशे के सामने खड़ी हेयर स्टाइल बना रही होती है। तभी उसकी माँ कपड़े लेकर वहाँ आती है और बोलती है, ये ले, तेरे कपड़े अच्छे से धोए हैं मैंने। एक एक को अच्छे से तय लगाकर रख दे, और खबरदार जो बिना तय किए ऐसे ही अलमारी में ठूस दिए तो। ठीक है, उन्हें साइड में रख दो और मेरे बालों की साइड वाली चोटी बना दो। क्या बात है, आज कैसे बालों को बांधने की सोच रही है तुझे? ऐसे ही, बस मन कर रहा है। देखूं तो जरा मेरी चोटी कितनी मोटी बनती है। चलो ना, बनाओ फटाफट। तभी अनीता कपड़ों को बेड पर रखकर उसके बालों की चोटी बनाने लगती है। और कुछ देर बाद अनीता उसके बालों को एक तरफ कर साइड चोटी बना देती है, जिसे देखकर बिंदिया बोलती है, अब बोलो माँ, इतनी मोटी चोटी भला देखी है किसी की? बस कर, जब देखो अपने बालों की तारीफ खुद ही करती रहती है। अरे तेरे से भी मोटे बाल रखने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, इसलिए बार बार तारीफ करके इन्हें नजर लगाना बंद कर। क्या माँ, कुछ भी बोलती हो। इतना बोलकर वो अपने बालों को ठीक करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और बिंदिया के लिए राजवीर नाम के लड़के का रिश्ता आता है। जैसे ही बिंदिया चाय लेकर बाहर आती है तो उसकी नजर राजवीर पर ना जाकर उसकी माँ वैजंती की काली मोटी चोटी पर जाती है और वो हैरानी से उसे देखती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे ये लड़के की जगह अपनी सास को क्यों ताड़े जा रही है? बिंदिया, राजवीर को चाय दे बेटा। हाँ हाँ, देती हूँ। होने वाली सासू माँ, आप भी लीजिए ना। क्या बात है बहन जी, आपकी बेटी ने तो मुझे अभी से अपनी सास मान लिया है। तो अच्छा ही है ना माँ, क्योंकि मुझे भी बिंदिया जी पसंद है। लो बोलो, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। इस बात पर तो मुंह मीठा करवाना बनता है। इतना बोलकर अनीता बैजंती को मिठाई खिलाती है और बिंदिया की नजर अब भी अपनी सास की चोटी पर ही होती है। कुछ ही समय में बिंदिया और राजवीर 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक सुबह बिंदिया अपनी सास को चाय देने के लिए हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी सास शीशा हाथ में पकड़े अपनी चोटी को संवार रही है। तभी बिंदिया मन में बोलती है, मुझे तो लगता था मेरे से घने बाल किसी के भी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी सास की इस उम्र में भी इतनी मोटी चोटी देखकर लगता है कि माँ सही कह रही थी। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ खो गई? हाँ, कुछ कहा आपने सासू माँ? हाँ, मैंने कहा कहाँ खो गई थी? अरे चाय भी दे दे अब। हाँ, लीजिए ना सासू माँ। वैसे एक बात पूछूं आपसे? मुझसे क्या पूछना है तुझे? यही कि सासू माँ, इस उम्र में भी आपके बाल इतने लंबे और घने कैसे हैं कि आपकी चोटी इतनी मोटी बनती है? अरे बहू, ये सवाल तेरे अकेले का नहीं है, मेरी सारी पड़ोसनें भी मेरी मोटी चोटी का राज जानना चाहती हैं। लेकिन कोई राज हो तब बताओ ना। क्या मतलब सासू माँ? अरे बहू, मतलब यही कि स्वस्थ बाल रखने के लिए उनकी देखभाल करनी पड़ती है, जो हर कोई नहीं कर पाता। अपने बालों को ही देख ले, अच्छा है तो इनको खुला रखती है, अगर इनकी चोटी बनाने बैठी तो चूहे की पूंछ जैसे लगेंगे। अरे यार, ये तो मेरे अच्छे खासे बालों की बेइज्जती कर रही है। सासू माँ, माना मेरी चोटी आपकी चोटी जितनी मोटी नहीं बनेगी, पर इतनी पतली भी नहीं बनेगी। अब बहू, सच कड़वा होता है, लेकिन होता तो सच ही है ना। बता, इस उम्र में मेरी चोटी इतनी मोटी बनती है तो तेरी उम्र में कितनी मोटी होती होगी?
वही तो सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ, तो आप मुझे अपनी इस मोटी चोटी का राज बताइए ना। अच्छा यही बता दीजिए, कौन सा तेल शैम्पू लगाती हैं आप? अरे अब तू भी पड़ोसियों की तरह करने लगी है। चल जाकर अपना काम कर। कहा तो कोई राज नहीं है, ये सब बस खाने पीने और देखभाल का नतीजा है। कितनी ठीठ है सासू माँ, इतने प्यार से पूछा फिर भी नहीं बता रही। अरे इतना घमंड तो मुझ में भी नहीं है। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। रात होने के बाद जब सब सोने चले जाते हैं तो बिंदिया भी किचन का सारा काम खत्म करके कमरे में जाती है, जहाँ राजवीर पहले ही खर्राटे लेकर सो रहा होता है। वो अपनी जुल्फे झटकते हुए बेड पर लेटने जाती है कि तभी उसके बाल राजवीर के मुंह पर आ जाते हैं और वो नींद से जाकर बोलता है, अरे तुमसे अपने बाल नहीं संभलते तो इन्हें बांध लिया करो ना, सारे बाल मुंह पर आ रहे हैं। ओहो, इतना क्या चिल्ला रहे हो, बाल ही तो हैं। हाँ तो माँ की तरह चोटी बना लिया करो ना। माँ के बाल तो तुमसे भी घने और मोटे हैं, पर वो बालों को संभालना अच्छे से जानती हैं। तुम्हारी तरह बालों को लहराती नहीं फिरती। देखो जी, मेरे सामने अपनी माँ की मोटी चोटी का बखान ना करो और चुपचाप सो जाओ। अरे क्या हो गया, तुम्हें भी माँ की चोटी से जलन होती है क्या? मुझे भी मतलब, आपको भी जलन होती है क्या? ओहो, मुझे क्यों जलन होगी, मैं तो बस पूछ रहा था तुमसे। अच्छा राजवीर, ये बताओ ना, बाल झड़ने की उम्र में सासू माँ की चोटी इतनी मोटी कैसे है? उनके बाल इतने घने कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि माँ के बाल नहीं झड़ते थे, वो भी एक समय पर अपने झड़ते बालों से परेशान थी। फिर अचानक पता नहीं उन्होंने क्या लगाना शुरू किया कि उनके बाल पहले से भी ज्यादा घने हो गए। क्या लगाना शुरू किया? तुमने देखा नहीं या उनसे कभी पूछा? अरे यार, मुझे खुजली है क्या जो मैं ये बातें पूछूंगा उनसे? तुमको इतनी पड़ी है तो तुम खुद पूछ लो ना। हटो, सोने दो। इतना कहकर वो चादर तान कर सो जाता है और बिंदिया भी सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन बिंदिया कटोरी में तेल लिए अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है, सासू माँ, आप अभी तक नहाई तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस जा रही थी। पर तू क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं सासू माँ, वो मैंने सोचा आज आपके बालों में चंपी कर दूं। लाइए, खोलिए अपनी चोटी। अरे अरे, क्या जबरदस्ती है? मुझे नहीं करवानी कोई चंपी वंपी, और जरूरत नहीं है मेरी बालों को इसकी। अरे सासू माँ, जरूरत कैसे नहीं है? आप नहीं चाहती आपकी चोटी और मोटी हो, और वैसे भी आपको मैंने कभी कंघी करते हुए भी नहीं देखा। ऐसे बंदे बंदे तो आपके बाल और कमजोर हो जाएंगे। लाइए, आज मैं आपको मस्त चंपी देती हूँ। अरे क्या चंपी चंपी लगा रखा है? मुझे बालों में तेल लगाना पसंद नहीं है। चल अभी निकल, मुझे नहाने जाना है। इतना कहकर वो उसे कमरे से बाहर कर देती है और फट से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तभी बिंदिया खुद से बोलती है, अरे मैंने सोचा बुढ़िया के तेल लगा दूंगी और इसी बहाने इनके बालों को छूकर भी देख लूंगी, पर सासू माँ ने तो अपने करीब भी नहीं आने दिया। कुछ तो बात जरूर है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन पूरा परिवार पड़ोस में किसी की शादी में जाते हैं। तभी सबको डीजे पर नाचता देखकर बिंदिया अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, चलिए ना, हम भी जाकर थोड़ा डांस कर लेते हैं। अरे बहू तू जाना, मेरी कोई उम्र है मटकने की। अरे माँ, इतनी जिद कर रही है तो नाच लो ना थोड़ा। अपनी बहू और बेटे के कहने पर बैजंती डीजे पर जाकर नाचने लगती है। तभी वो नाचते हुए जोर से अपने सर को घुमाती है और तभी उसकी मोटी चोटी निकलकर बिंदिया के गले से लिपट जाती है और बिंदिया हैरानी से अपनी सास के सफेद और छोटे बालों को देखकर हैरान रह जाती है और चोटी को हाथ में पकड़े हुए जोर से बोलती है, हाय राम, यानी सास की मोटी चोटी नकली निकली। सासू माँ। तो इस तरह बिंदिया की सास की मोटी चोटी का सच सबके सामने आता है और सास की मोटी चोटी तो कभी असली ही नहीं थी। रोशनी एक एमएनसी कंपनी में जॉब किया करती थी और अर्जुन नाम के एक लड़के को बेहद पसंद करती थी, जो कि उसी की कंपनी में उसी के अंडर काम करता था। अर्जुन उसका जूनियर था, लेकिन अर्जुन का सारा ध्यान हमेशा ही अपने काम में रहता था। इसीलिए वो रोशनी से उतनी ही बात करता था जितनी जरूरी होती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड दिया से उसका ब्रेकअप हो जाता है और वो उसे भूलने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर इंस्टाग्राम पर आई एक लड़की के मैसेज रिक्वेस्ट पर पड़ती है। वो उस लड़की से बातें करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
अर्जुन उसको अपने दिल की सारी बातें बताना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन वो समय से पहले ही अपने ऑफिस आ जाता है और उसको एक बार फिर से दिया के साथ बिताए हुए अपने सारे लम्हे याद आने लगते हैं, जिनको भूलने के लिए वो खुद से कहता है, अर्जुन बेटा, दिया को भूल जा। वो जा चुकी है तेरी जिंदगी से, पर उसको कैसे भूलूं यार, क्या करूं? इतना सब सोचकर वो इंटरनेट पर कुछ देखने लगता है, लेकिन फिर से उसे दिया की याद आने लगती है, जिससे वो एक बार फिर खुद से कहता है, तू आशिक था, तेरा दिल टूटा है, इसलिए तू नेट पर कुछ ऐसा ही देख, जैसे जहर जहर को काटता है वैसे ही दर्द दर्द को काटेगा। इतना सोचकर वो एक वीडियो देखने लगता है, जिसमें एक लड़की ने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती है और उसकी सेक्सी कमर भी नजर आ रही होती है। वीडियो देखते देखते वो उस वीडियो में ही खो जाता है और उसे देखकर ठंडी आहें भरने लगता है। साथ ही उसकी कमर पर भी हाथ रख देता है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बॉस रोशनी आ जाती है और उससे बोलती है, आज जल्दी ऑफिस आ गए। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरा पेन ड्राइव और फाइल देखी है? मैं कल यहीं रख कर गई थी। नो मैम, सच में मैंने कुछ नहीं देखा, मैं एक संस्कारी लड़का हूँ। अर्जुन बॉस है, संभाल खुद को। मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। ओके ओके, मैं कैबिन में देख लेती हूँ, तुम अपना काम कर लो। इतना बोलकर वो अपने कैबिन में चली जाती है। तभी अर्जुन जल्दी से अपने इंस्टाग्राम वाली दोस्त रिया को फोन करता है और उससे बोलता है, रिया यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बॉस की कमर, मेरी बॉस इतनी हॉट है। आज वो साड़ी पहन कर आई थी, जिसमें मैंने पहली बार उनकी सेक्सी कमर देखी। सच में मेरी बॉस तो कमाल है, मेरी बॉस तो दिया से भी हॉट है। कैसी बातें कर रहा है तू? अपनी बॉस की कमर देख रहा था? तू ऐसा है? छी। तू कह तो ऐसे रही है जैसे अपनी बॉस की नहीं, तेरी कमर की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कमर तो देख रहा था ना। अर्जुन उसे सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर रिया को बहुत अच्छा लगता है कि उसको उसकी बॉस से प्यार हो रहा है। उनको और भी ज्यादा करीब लाने के लिए वो उसे अलग अलग आइडियाज देना शुरू कर देती है। जैसा जैसा वो करने को बोलती है, अर्जुन बिल्कुल वैसा ही करता है। और एक दिन फिर से रोशनी साड़ी पहनकर ऑफिस आती है और अर्जुन की नजर फिर एक बार उसकी कमर पर रुक जाती है। तो वो आज के दिन उसके साथ काम करने के बारे में सोचने लगता है, ताकि वो पूरा दिन रोशनी और उसकी कमर को निहारता रहे। जिसके बाद वो अपना लैपटॉप लेकर और अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। तभी रोशनी उससे बोलती है, सुबह तक तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक थी, अब कुछ हो गया है क्या, या फैशन के लिए आंखों पर चश्मा लगा कर आए हो? प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम दूर से नहीं दिखती, इसके लिए पास आना पड़ता है। क्या कुछ बोला तुमने? नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे आज आपकी मदद की जरूरत है। आपसे कुछ पूछ कर करना है। क्या करना है? काम करना है, तो मैं यहाँ आपके बगल में बैठ जाऊँ? इतना बोलकर अर्जुन वहाँ पर अपना काम करने लगता है। तभी अचानक वो जानबूझकर अपना पेन नीचे गिरा देता है, जिससे वो नीचे से ऊपर तक रोशनी को पूरा देख सके। लंच टाइम में वो अपनी दोस्त रिया को फिर से फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। शाम को रोशनी अपने घर चली जाती है और सोचती है, अर्जुन को जब पता चलेगा कि मैं ही रिया हूँ, मैं ही उसकी दोस्त हूँ और उसका प्यार और बॉस भी मैं हूँ, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इतना बोलकर वो मिरर में खुद को देखते हुए अर्जुन के पास होने के बारे में सोचती है, जिसमें अर्जुन उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। जिसके बाद वो सबसे पहले उसे फोरहेड किस करता है, तो वहीं उसके लिप्स पर भी किस करने लगता है। जहां एक तरफ वो ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी उसके पास अर्जुन का कॉल आ जाता है और एक बार फिर से वो रिया बनकर उससे बातें करती है और उससे कहती है, क्या यार, अब तो इतने दिन हो गए हैं, तेरी बातों से तो मुझे लगता है कि तेरे बॉस भी अब तुझे पसंद करने लगी है। तू एक काम कर, उसको डिनर के लिए ऑफर दे, ये सही मौका है, उसकी नजरों में छा जाएगा। रिया की बात मानकर अर्जुन अगले दिन काम के बहाने रोशनी को डिनर के लिए बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। मगर रोशनी उससे कहती है,
मुझे लगता है तुम कुछ बोलना चाहते हो। अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। नहीं, कुछ नहीं बोलना, बस ये फाइल्स देने आया था। अच्छा सुनो, अगर आज तुम फ्री हो तो डिनर के लिए चले ऑफिस के बाद। कभी कभी काम के बाद ना घूम लेना चाहिए। तो तुम फ्री हो? और आज मैं तुम्हें बता ही दूंगी कि मैं ही तुम्हारी बॉस हूँ और मैं ही रिया हूँ और मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ। डन, आज रात 8 बजे। ये बोलकर वो खुशी से पागल हो जाता है और एक बार फिर से रिया को थैंक्स बोलने के लिए उसे कॉल करता है और पहली बार उससे कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी लकी फॉर मी। मैं तुम्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम उस समय से मेरे साथ थी जब कोई नहीं था। अगर तुम नहीं होती तो मुझे कभी रोशनी नहीं मिल पाती, क्योंकि मैं दिया को भूल ही नहीं पाता। मैं रोशनी से मिलने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारी भी सेक्सी कमर देखना चाहता हूँ, जिसके लिए तुमने मुझे इतना डांटा था। मुझसे? अरे रोशनी पर फोकस करो, मुझसे फिर कभी मिल लेना। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए दादू के पास जा रही हूँ, तो मिल नहीं सकती है। रिया उसको बहाने मार देती है और अगले दिन अर्जुन ऑफिस के बाद रोशनी के साथ डिनर के लिए जाता है, जहाँ रोशनी एक बहुत ही सेक्सी सी साड़ी पहन कर आती है। लेकिन सबसे पहले इस बार वो रोशनी को रिया के बारे में बता देता है, यहाँ तक कि उससे अपने दिल की बात भी नहीं बोलता और रिया से बात करवाने के लिए वो कॉल लगाता है, जिस पर रोशनी का फोन बजता है, पर रोशनी जल्दी से फोन काट देती है। ये सब देखकर अर्जुन को उस पर डाउट होता है कि रिया और रोशनी कहीं एक ही इंसान तो नहीं है। जिसके बाद अर्जुन तुरंत रोशनी का फोन लेकर खुद को कॉल करता है, जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो फोन में कुछ फोटोज देखता है, जो कि अर्जुन की ही होती है। उन फोटोज को रोशनी ने बड़े ही संभाल कर अपने फोन में रखा होता है। ये सब देखकर अर्जुन रोशनी से बोलता है, मुझे धोखा दे रही थी इतने दिनों से। रिया और रोशनी तुम ही हो। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या मिला मेरे साथ इतना गंदा मजाक करके? क्यों मेरे टूटे दिल के साथ खेलना चाहती थी? ऐसा नहीं है अर्जुन, मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से तुम ऑफिस में आए हो। बस कभी बोल नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए तुमसे ऑनलाइन बात करती हूँ। सोचा दोस्त बनकर तुम्हारा सुख दुख बांट सकूं, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सब सोचकर अर्जुन अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर सोचता है कि आखिर उसने सच में किससे प्यार किया था। तो उसे पता चलता है कि उसे रोशनी से नहीं बल्कि उस सेक्सी कमर वाली लड़की से प्यार हुआ था। असली प्यार तो वो रिया से करता है, जिसको अब तक वो समझ ही नहीं पाया था। ना कभी उसने उसे देखा था, लेकिन फिर भी वो उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर करता था, कुछ भी उससे नहीं छुपाता था, जो आज तक उसने कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिया को भी नहीं बताई थी। रोशनी उदास होकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी अर्जुन उसकी कमर पर चूटी काटकर उसको रोक लेता है और अपने दिल की बात बताकर हमेशा के लिए उसे अपना लेता है, लेकिन रिया के रूप में। और कुछ ही समय के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। लक्ष्मी काव्या की सौतेली सास थी, तो वही काव्या बहुत ही ज्यादा सीधी सादी और एक सिंपल लड़की थी। उसकी सास आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर काव्या को तंग किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो काव्या को सूजी का हलवा बनाने को बोल देती है। थोड़ी ही देर के बाद वो हलवा बनकर तैयार हो जाता है और अपनी सास को जब वो हलवा देने जाती है तो उससे पहले लक्ष्मी चुपके से उस हलवे में नमक डाल देती है और अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे क्या री नासपीटी, तुझे खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे यही सीख कर आई है अपने मायके से कि हलवे में नमक डाल दे। नहीं माँ जी, मैंने तो हलवा बहुत ध्यान से बनाया है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तू खुद खा के देखना इसे। रुक, मैं तुझे खिलाती हूँ। ठूस और बता कि कैसा बना है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये गलती हो कैसे गई। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने हलवे में चीनी ही डाली थी, फिर ये नमकीन कैसे हो गया? हाँ, तूने तो सही काम किया था। सारे कारनामे तो तेरी इस सौतेली सास के हैं ना, जैसे मैं तो यही करती रहती हूँ।
तेरा यही मतलब है ना? नहीं नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा कि ये सब कुछ आपने किया है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आखिर मुझसे ये गलती हो कैसे गई। लक्ष्मी काव्या को खूब सुनाती है और ऐसे ही कारनामे वो आए दिन उसके साथ करती रहती है और अपनी बहू को तंग करने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन काव्या का पति मोहन उससे कहता है, काव्या, कल मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो रिक्वेस्ट है अच्छे से मेरी उस लकी शर्ट को आयरन कर देना। जी आप चिंता मत करिए, मैं अच्छे से सब कर दूंगी। बस कल का दिन अच्छा जाए मेरा और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। जी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगले दिन काव्या मोहन की शर्ट को अच्छे से आयरन करती है और कमरे की टेबल पर रख देती है और खुद कोई दूसरा काम करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर लक्ष्मी चुपके से आकर मोहन की शर्ट को दोबारा आयरन से जला देती है। थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही मोहन नहाकर वापस कमरे में आता है तो अपनी शर्ट उठाकर देखता है। जैसे ही उसकी नजर जले हुए शर्ट पर पड़ती है वो गुस्से से तिलमिला जाता है और काव्या के पास जाकर उसे जोरदार खींचकर एक तमाचा लगा देता है और फिर बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अरे मेरी लकी शर्ट जला दी तुमने। कहा था ना कि ध्यान से करना, मगर नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। मोहन जी, मैंने बहुत ध्यान से किया था और एकदम ठीक से रख के गई थी। मुझे नहीं पता ये कैसे जल गया। आज तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग का टाइम खराब हो गया। अरे बिटवा जाने दे, तू दूसरी कमीज पहन ले। इस नालायक से तो एक काम ढंग से नहीं होता। अरे मैं कोई पागल हूँ क्या? सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग चाहे कुछ भी बोले, कितना भी मार ले, लेकिन सच नहीं बदल जाएगा। अरे कपड़ा तूने ही प्रेस करके अपने कमरे के टेबल पे रखा था ना, तो तूने ही जलाया होगा। जब मैंने शर्ट कमरे में रखी थी तब तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर इनको कैसे पता चला कि शर्ट मैंने वहाँ रखी थी? कहीं दाल में कुछ काला या पूरी की पूरी दाल ही तो काली नहीं है? मुझे माँ जी पर शक हो रहा है। जरूर ये सब इनका किया धरा है। मोहन ऑफिस में आज के हुए हादसे के बारे में सोचने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने काव्या के साथ गलत किया और काव्या की कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद वो शाम को घर लौटते वक्त उसके लिए रास्ते से गजरा लेकर जाता है और रसोई में जब वो काम कर रही होती है तो अपने हाथों से खुद उसके बालों में लगा देता है। जिसके बाद वो उससे माफी मांगता है और अपने साथ कमरे में ले जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और लक्ष्मी काव्या को कुछ हार रखने के लिए दे देती है। काव्या उन हार को ले जाकर अपनी अलमारी में सेफली रखती है और इस बार फिर से लक्ष्मी वही कारनामा करती है। चुपके से जाकर काव्या के कमरे से उन हार को चुराकर अपने अलमारी में रख देती है और काव्या से कहती है, अरे ओ नास पीटी, अरे इधर आ, और मैंने जो तुझे हार दिया था ना वो लाकर मुझे दे दे। काव्या जैसे ही अपनी अलमारी खोलती है तो उसे वहाँ पर एक भी हार नजर नहीं आता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और लक्ष्मी के पास जाकर उसे सब बताती है। माँ जी, अलमारी में हार नहीं है। मैंने हर तरफ देख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो हार कहाँ चला गया। करम जली, तुझसे तो एक काम सही से नहीं होता। अरे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है क्या तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरे सामने नाटक कर रही है और हार तूने चुरा लिया हो? ठीक है माँ जी, तो एक काम कीजिए, आप मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए और बदले में मैं आपके कमरे की तलाशी लूंगी। नास पीटी, मुझसे जवान लड़ाती है। आज तो मैं आपके कमरे की तलाशी लेकर ही रहूंगी। अरे सुन, ना तो इतनी हिम्मत तुझ में है, ना तेरे उस नालायक पति में। आज मैं वो करूंगी जो मैंने कभी नहीं किया। काव्या तुरंत अपनी सास के कमरे में चली जाती है और जबरदस्ती उसकी अलमारी खोलकर देखती है तो उसमें सारे हार यूं के यूं रखे होते हैं, जिससे वो लक्ष्मी को गुस्से में बोलती है, क्या है माँ जी ये सब? अरे आप इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हैं? आपको क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैं सब जानती हूँ आपके काले कारनामों के बारे में। हाँ मैं करती हूँ। और ये बता कि तू क्या कर लेगी? आज इनको घर पर आने दीजिए। देखना मैं आपकी एक एक
एक हरकत बताऊंगी उन्हें। मैं तुझे उस लायक छोड़ूंगी, तब तो बोलेगी ना। क्या करोगी आप? अरे आखिर आपके बेटे को भी तो पता चले कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे अपना मानती तो कभी ये सब न करती। लक्ष्मी इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो पास में ही रखा गुलदस्ता उठाकर काव्या के सर पर जोरदार वार कर देती है, जिससे वो खून में लथपथ होकर वहीं गिर जाती है और लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर्स उसका इलाज शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर मोहन भी आ जाता है। कुछ देर के इंतजार करने के बाद डॉक्टर्स बाहर आकर बोलते हैं, जी माफ करिए, हम उनको नहीं बचा पाए। उनके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी, जैसे किसी ने बहुत ही तेजी से उन पर वार किया हो। माँ आप तो घर में थी, तो ये सब कैसे हो गया? मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हो गया। जी देखिए, ये पुलिस केस है, क्या पता उनके सास ससुर ने उनको मारा हो दहेज के लिए। मोहन जी, आप पुलिस को बुलाइए या हम खुद बुलाते हैं। अरे बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने ही गुस्से में काव्या को मारा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं, आज आपको माँ नहीं बोलूंगा। आज आपने साबित कर दिया कि हम तो सौतेले हैं। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर अचानक से काव्या आ जाती है और जब लक्ष्मी काव्या को देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी वो कहती है, काव्या, तू जिंदा है? हाँ, नहीं मरी हूँ मैंने बस मरने का नाटक किया था डॉक्टर के साथ मिलकर, ताकि आप अपनी गलती अपने मुंह से कबूल सके। मुझे माफ कर दे बहू, अब से मैं ये सब नहीं करूँगी। मोहन अपनी सौतेली माँ को कभी भी माफ नहीं कर पाता और हमेशा के लिए काव्या को लेकर उससे दूर रहने कहीं और चला जाता है। तो वहीं लक्ष्मी को इतना सब कुछ होने के बाद अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो भी अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में बिता देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।